नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। और साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं आपके नए सेशन 2021-22 में। जी हां, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, बिल्कुल NCERT पैटर्न के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले जो 12th क्लास जो है, वर्तमान में जो 12th क्लास में जो बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम होने हैं, उनका जो सिलेबस था वो RBSE यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का था। और अभी जो 11th क्लास से प्रमोट होकर जो 12th क्लास में आए हैं, यानी जो 2021-22 का जो सेशन रहेगा, उसके अंदर जो कोर्स जो आपका आने वाला है NCERT कोर्स जो है आने वाला है। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NCERT के काफ़ी जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। तो हमारा मुख्य फोकस रहेगा, जब इंग्लिश मीडियम में इतने ही वीडियो पड़े हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम में बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम फोकस करेंगे मुख्य रूप से हिंदी मीडियम के ऊपर, ताकि हिंदी मीडियम के भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। स्कूलें बंद है, कोचिंग सारी बंद है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। हम शुरू कर रहे हैं आज से ही आपका 12th केमिस्ट्री जो शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल NCERT पैटर्न के ऊपर। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। NCERT के अंदर जो पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ठोस अवस्था के बारे में बात करने से पहले मैं एक सामान्य जानकारी आपको बता देता हूं, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। पदार्थ यानी जिसे अपन बोलते हैं मैटर, पदार्थ या द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जो है आप 11th के अंदर ले चुके हो। 11th के अमूमन 9th क्लास के अंदर भी अपने को पता चल जाता है कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वह वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे कि मान लो मैं ही हूं, मेरा कोई वजन है, आप हो, आपका भी वजन है, आपका द्रव्यमान है। अगर आपको कहीं भी अगर मान लो बैठना है, आप स्थान घेरोगे। मेरे पास ये मार्कर है, इसका भी द्रव्यमान है, ये भी स्थान घेरेगा। ये बोर्ड है, इसका भी द्रव्यमान है, ये भी स्थान घेरेगा। यानी प्रत्येक आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं जो दिखती है, वो सब क्या है? एक पदार्थ है। और उसका क्या है? द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरती है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। देखो, पदार्थ की अगर अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ 5 प्रकार का होता है अवस्था के आधार पर। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ठोस अवस्था के आधार पर, दूसरा होता है आपका द्रव यानी लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, तीसरा होता है आपका गैस, चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था जो आती है आपकी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, कितनी होती है? 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। जनरली ये जो 3 अवस्थाएं जो है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में ही अपन पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए, बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए, जब किसी पदार्थ को बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए, तो उस दौरान जो हमें जो अवस्था प्राप्त होती है वो होता है प्लाज्मा। और जब किसी पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, जब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो उस दौरान जो अवस्था अपने को जो प्राप्त होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां अपना जो फोकस रहेगा इन 3 अवस्था के आधार पर रहेगा, और इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो लेसन है, उस लेसन का नाम ही क्या है? पहला जो लेसन है, इस लेसन का नाम क्या है? ठोस अवस्था। क्या नाम है? ठोस अवस्था। नाम से पता चल रहा है, यानी अपन ठोस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, द्रव और गैस, ये आप 11th में पढ़ चुके हो। 11th का आपका जो 5वां चैप्टर है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, है ना। उसके अंदर द्रव के बारे में पढ़ा होगा आपने, गैस के बारे में, मुख्य रूप से गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, अवोगाद्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण, है ना। तो वो सारे के सारे आप पढ़ चुके हो। द्रव अवस्था के बारे में आपने आपके फिजिक्स के अंदर चैप्टर है, पृष्ठ तनाव वगैरह, है ना, बर्नौली समीकरण, वहां आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अपना जो लेक्चर रहने वाला है, अपना जो चैप्टर है, जैसा कि नाम भी आपने देख ही लिया है, ठोस अवस्था। तो इसमें अपन ठोस अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं कि ठोस क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अपने को पढ़ने हैं, वो अपन देखेंगे। तो आइए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं ठोस अवस्था को लेकर।
ठोस अवस्था को समझने से पहले मैं आपको कुछ शब्द है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 लगा दीजिएगा, ठोस अवस्था, और इसमें जो कुछ शब्द हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। यहां अपन एक बात करेंगे, अपने पास एक शब्द आएगा अंतराणुक आकर्षण, एक शब्द आएगा अंतराणुक आकर्षण, और एक आएगा अंतराणुक रिक्त स्थान, अंतराणुक रिक्त स्थान। पहले इन शब्दों को अपन समझ लेते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ने वाली है अभी। अंतराणुक आकर्षण क्या होता है और अंतराणुक रिक्त स्थान क्या होता है ना, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे। एक शब्द और आएगा अवयवीकरण, है ना, एक शब्द और आएगा यहां पर अवयवीकरण, अवयवीकरण। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक ये मार्कर है, पदार्थ है, बिल्कुल है, मैं कहूं ये किससे मिलकर बना है, आप कहोगे सर ये कणों से मिलकर बना है। ये जो मार्कर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, या यूं कह सकते हैं सर बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, परमाणु होती है। यानी ये मार्कर भी परमाणु से मिलकर बना है, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, आपस में मिलकर एक बड़ी संरचना अणु बने, है ना, इस तरह से। यानी छोटी से छोटी अवस्था इसकी क्या है, परमाणु, और उसी परमाणु को अपन कह देंगे अवयवी कण। परमाणु कह सकते हो, अणु कह सकते हो, या आयन कह सकते हो। यानी अवयवी कण आपके क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अवयवी कण समझ में आ गया कि जो भी पदार्थ है वो जिससे बना होगा, ठोस पदार्थ जिससे बना होगा, जिस कणों से बना होगा उन्हीं कणों को अपन बोलेंगे अवयवी कण। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये एक अवयवी कण है, ये पहला अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा अवयवी कण, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसके नीचे भी बना देता हूं मैं सेम इस तरह से। ये जो है ये एक प्रकार के मैं कह देता हूं अवयवी कण है। क्या है, अवयवी कण। ठीक है, अब इन अवयवी कणों के बीच में कोई आपको स्थान दिख रहा है क्या, बताओ, नहीं दिख रहा है, यानी सब मिले हुए। अब मैं थोड़े दूर बना देता हूं, ये इस तरह से, ये भी अवयवी कण है ना। अब बताओ इन दोनों अवयवी कणों के बीच में देखो आपको एक स्थान दिख रहा है, इनके बीच में एक स्थान दिख रहा है, तो ये भी एक अवयवी कण है, ये भी एक अवयवी कण है, ये भी एक अवयवी कण है। इन अवयवी कणों के बीच में आपको जो ये खाली स्थान दिख रहा है, रिक्त स्थान दिख रहा है, इसको ही अपन बोलते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान। यानी दो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होगा, रिक्त स्थान होगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, अंतराणुक रिक्त स्थान कहेंगे। क्लियर, दो अणु के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान जो होता है, इसको क्या कहते हैं, अंतराणुक रिक्त स्थान कहते हैं। अब बात आती सर ये अंतराणुक आकर्षण क्या होता है। देखिएगा, ये जो अणु हैं इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, उसी आकर्षण बल को अपन क्या बोलेंगे, अंतराणुक आकर्षण कहेंगे। क्लियर, इनके बीच का जो खाली स्थान होता है वो खाली स्थान तो क्या कहलाता है, अंतराणुक रिक्त स्थान कहलाता है। और इनके बीच में जो आकर्षण जो लगता है उस आकर्षण को हम क्या कह देते हैं, उस आकर्षण को हम कह देते हैं अंतराणुक आकर्षण। बीच में जो खाली स्थान है अंतराणुक रिक्त स्थान हो गया, और जो आकर्षण होगा वो क्या लगेगा, अंतराणुक आकर्षण। अब आप खुद बताओ कि यहां आकर्षण ज्यादा होगा यहां, या फिर यहां आकर्षण ज्यादा होगा, इसमें आकर्षण ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। आप कहोगे सर जो ऊपर वाली संरचना है इसमें आकर्षण ज्यादा होगा। अब मैं कहूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर क्योंकि ये कण क्या है, पास पास में है। कण पास पास में है तो जाहिर सी बात है कि उनके मध्य आकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कण अगर पास पास में है तो उनके मध्य आकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि यहां कण क्या है, दूर दूर है तो इनके मध्य आकर्षण क्या होगा, कम। मतलब एक बात क्लियर होगी यहां पर, अंतराणुक रिक्त स्थान जितना अधिक होगा, अंतराणुक रिक्त स्थान जितना अधिक होगा, अंतराणुक आकर्षण उतना ही कम होगा। ये इसको देख के आपने समझ लिया होगा, अंतराणुक रिक्त स्थान जितना अधिक होगा, अंतराणुक आकर्षण उतना ही क्या होगा, कम होगा। पानी पी लेते थोड़ा। चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ठोस, द्रव, गैस, तीनों को एक बार अपन तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं।
ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, है ना। जैसा कि मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, इसको भी बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। रेगुलर जुड़े रहोगे, मजे आएगा, पढ़ने का बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर से संबंधित जो नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और जिस प्रकार से व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन होता है उसी प्रकार से टेलीग्राम का भी क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम का जो सर्च बार है उस पर आप सर्च कीजिएगा अडानिया एजुकेशन। जब आप अडानिया एजुकेशन सर्च करोगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आएगा हमारा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से PDF नोट्स वगैरह है या जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी है आपके पढ़ाई से संबंधित सारी सूचनाएं, सारी सामग्री जो है वहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है क्या, चलिए बात करते हैं अपन। एक मैं सारणी बना देता हूँ, जैसे इधर लिख रहा हूँ मैं गुण, कौन कौन से गुण होंगे उसके बारे में। इधर लिख रहा हूँ मान लो मैं ठोस, ये ठोसों के गुण लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ लिख देता हूँ मैं द्रव, द्रव के गुणों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैस, गैस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो गुण आता है वो आता है आपका आकार या आकृति ले लो, या ज्यामिति, कुछ भी ले लो। आकार, आकृति, ज्यामिति कुछ भी ले लो। मेरे पास एक मार्कर है, बिल्कुल दिख रहा है, कैसा है, बेलनाकार। अगर मैं इसको हाथ में रखता हूं, बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा ही है। मैंने इसको थाली में रख दिया, क्या बदलेगा, क्या आप कहोगे सर नहीं बदलेगा। मैंने इसको गिलास के अंदर रखा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। मैंने इसको टेबल पे रखा, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को मैंने यहाँ टेबल के ऊपर रखा, ये ऐसा कैसा ही है। इसको मैंने थाली के अंदर रखा, ऐसा कैसा ही है। कोई चेंज हुआ क्या शेप के अंदर, नहीं हुआ, शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस जो होते ना उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित। तो यहां लिख देता हूं मैं ठोस के आकार में, ये लिख देता हूं मैं निश्चित, यानी ठोसों का आकार निश्चित होता है। अगला आता है द्रव। द्रव का आकार निश्चित होता नहीं होता है। देखो जैसे मेरे पास एक बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी ये बोतल जैसा है, अगर इसको मैं गिलास के अंदर रखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, गिलास जैसा हो जाएगा। थाली में करूंगा फैल जाएगा थाली जैसा। तो क्या इसका आकार निश्चित है क्या, नहीं है। इसका मतलब ठोस का तो आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा मैं अनिश्चित, यानी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का तो आपको पता ही है, गैस का भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट आता है आपका आयतन। ये आपको पता ही है कि ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी क्या होता है, निश्चित। और गैस का क्या होता है, अनिश्चित। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अगला आता है संपीड्यता, या पहले अपन लेते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान। अंतराणुक रिक्त स्थान, इसको एक चित्र से अपन समझ लेंगे, अपना आप आपको पता चल जाएगा। देखो इधर इस तरह से ये होते हैं ठोस, यानी इसमें एक कणों की एक निश्चित व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। यानी यहां पर बहुत कम होता है, अंतराणुक रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं निम्नतम। भाई कण बहुत पास पास में है ना, रिक्त स्थान तो दिख ही नहीं रहा है, तो निम्नतम हो गया, बहुत कम है। द्रव में जो कण है थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे इस तरह से। तो यहां मैं लिख सकता हूं अधिक, यानी ठोसों की तुलना में इनमें अंतराणुक रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होगा। और गैस में तो बहुत दूर दूर होता है भैया, मतलब बहुत ही दूर दूर इस तरह से, कोई ना कोई निश्चित व्यवस्था है। तो इसमें लिख देता हूं मैं अधिकतम। ठीक है ना, ठीक है। तो आकार की बात करें, आकार ठोसों का निश्चित, द्रव का निश्चित, गैस का निश्चित। आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का निश्चित, गैस का निश्चित। अंतराणुक रिक्त स्थान, क्योंकि इसके कण देखो बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, तो स्थान तो बचा ही नहीं ना, बहुत कम हो गया, निम्नतम। द्रव में कण थोड़े से दूर हो जाएंगे, तो इनमें अंतराणुक रिक्त स्थान अपन कह सकते हैं थोड़ा अधिक, और गैसों में तो बहुत अधिक हो जाएगा। अगली बात करते हैं अंतराणुक आकर्षण। अंतराणुक आकर्षण,
बोर्ड की लिखावट पे फोकस ना करें, मैं हर चीज बोल रहा हूं, है ना, उस पर ज्यादा फोकस करें आप। अब बताओ, खुद बताओ कि अंतराणुक आकर्षण सबसे ज्यादा कहां होगा। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें अंतराणुक रिक्त स्थान सबसे कम होगा उसमें अंतराणुक आकर्षण सबसे अधिक होगा। जिसमें अंतराणुक रिक्त स्थान सबसे कम होगा उसमें अंतराणुक आकर्षण सबसे अधिक होगा, क्योंकि कण पास पास में आ जाएंगे ना, तो खाली स्थान तो बचेगा ही नहीं, और जब कण पास में आ जाएंगे तो आकर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब बताओ कि सबसे अधिक आकर्षण कहां होगा। आप कहोगे सर सबसे अधिक आकर्षण ठोस में होगा, तो लिख दो ना यार, यहां पर क्या हो जाएगा अधिकतम, यहां थोड़ा कम होगा तो लिख देता हूं मैं यहां पे निम्न, और यहां लिख देता हूं मैं निम्नतम। ठीक है जी, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा और आगे बढ़ते, थोड़ा मैं इसको चेक कर लेता हूं तब तक कि मेरे को क्या ये किस तरह से सेट हो रखा है। एंगल सेट कर लेते हैं ताकि अपने को ध्यान में रहे ना थोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, कर लिया। चलो आकर्षण हो ही गया। अब अपन बात करते हैं संपीड्यता की। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, दबाना, कंप्रेसिविटी, यानी आप किसी भी को पदार्थ को कितना आप दबा सकते हो। ये ठोस है, दबेगा क्या, नहीं दबता है, नहीं दब रहा है, असंपीड्य है। ठोस क्या है, असंपीड्य, दबता ही नहीं है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं संपीड्यता। ठोसों की क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि यार दबने के लिए जगह कहां है, अगर आप दबाओगे तो जाएगा कहां बताओ ये। ठीक है, इसको आप दबाते हो तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दब सकता है, क्योंकि इनके बीच में ये जगह है ना, ये तो जगह घेर सकते हैं दबाने से, जबकि इनके बीच में ऐसा कुछ है नहीं, दबेगा कैसे। तो संपीड्यता यहां पर क्या जाएगा, निम्नतम। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अधिक है तो यहां लिखता हूं मैं अधिक, और इसमें सबसे अधिक है तो यहां लिखता हूं मैं अधिकतम। क्या जाएगा, अधिकतम। ठीक है, अगली बात करते हैं, मिटा दो इसको ऊपर से मैं। अगली जो बात करते हैं संपीडिता के बाद आता है आपका बंद प्रकृति। बंद कैसा होगा, बंद की बात करते हैं अपन। अब आप कहोगे सर इसके जो ठोस के जो अवयवी कण है पास पास में है, तो इनके बीच में जो बंद जो होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। बंद क्या होगा, प्रबल होगा ना भाई, मजबूत है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसका जो बंद होगा वो क्या होगा, प्रबल। इसका थोड़ा कमजोर होगा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रबलतम, है ना, सबसे प्रबल। इसका लिख सकते हैं अपन दुर्बल, और इसका लिख सकते हैं दुर्बलतम। गैसों के बीच में जो बंद होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। तो ठोस में बंद क्या होगा, प्रबलतम, बहुत प्रबल बंद होगा। द्रव में थोड़ा दुर्बल होगा, और गैस में और भी दुर्बल होगा, यानी गैसों में वान डेर वाल बल होता है, सबसे दुर्बल वान डेर वाल ही है ना। अगली बात करते हैं अपन गलनांक और क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं कि सबसे अधिक गलनांक किसका होगा, ठोस का होगा, द्रव का होगा, या गैस का होगा। अब आप कहोगे सर कि यहां जो बंद बना है ना वो बहुत ही प्रबल बंद है। बंद जितना ज्यादा प्रबल होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या यूं कह सकते हैं सर उतना ही अधिक ताप चाहिए, उतनी ही अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी, तापमान की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा गलनांक। तो जहां प्रबल बंद होगा उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, यानी उष्मा ज्यादा चाहिए, यानी तापमान ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब इसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होगा, द्रव का कम होगा, और गैस का सबसे कम होगा। तो क्या लिख सकता हूं गलनांक क्वथनांक के लिए मैं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, अधिकतम। भाई इसका गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिकतम। इसका क्या हो जाएगा, निम्न यानी कम, और इसका क्या हो जाएगा, निम्नतम। सबसे कम तो निम्नतम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली अपन बात करते हैं विसरण के बारे में। विसरण, विसरण का मतलब होता है बहना।
एक सामान्य भाषा में बात करें, विसरण का मतलब होता है बहना। यह ठोस है, आप भी ठोस हो, क्या यह बहता है क्या? नहीं बहता है। बहता है क्या? नहीं बहता है। पानी द्रव बहता है, आप कहोगे सर बिल्कुल बहता है। गैस और भी ज्यादा बहती है, गैस तो बहुत ज्यादा बहती है, गैस का विसरण तो बहुत ज्यादा होता है। आप किसी मान लो कि मंदिर के बाहर से गुजरते हो और मंदिर के अंदर अगरबत्ती लगी, जैसे क्या खुशबू है, पता चल जाता है ना। कैसे? क्योंकि अगरबत्ती का धुआं एक प्रकार की गैस है, उसका विसरण ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको पहले से ही पता चल गया विसरण ज्यादा है। विसरण है क्या, ये अलग टॉपिक है, ये अपन अगला जो अपना लेसन है, सेकंड लेसन, जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन, उस पर अपन परासरण विसरण, वहां पर अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से। लेकिन यहाँ जनरली आप समझ लो कि विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। और ठोस में क्या होगा? बंद प्रबल है, अणु पास पास में, स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे तो इसका विसरण क्या होगा? बहुत कम, यानी निम्नतम। द्रव इसका थोड़ा अधिक होगा तो यहां लिख देता हूं मैं अधिक, और गैस का सबसे अधिक होगा तो क्या लिख दूंगा मैं? अधिकतम। अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये एक सामान्य तुलनात्मक अपन ने इसका अध्ययन किया, ठोस, द्रव और गैस का, ठीक है, तुलनात्मक रूप से। क्लियर? मिटा दें, चलो। तो इनके नोट्स की जो संबंधित पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सीधे आपको मिल जाएगी। और एक दूसरी सूचना आपके लिए यह है कि आपके घर में अगर कोई भी आपके बड़े भाई या रिलेटिव जो भी रीट की तैयारी कर रहा हो, है ना, जो भी रीट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो हमारे एक मित्र है, बहुत ही अजीज मित्र है, अरविंद जी छिपा, हनुमानगढ़ नौहर के रहने वाले हैं और मैथ के बहुत ही एक्सपर्ट कह सकता हूं मैं उनको, एक गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। उन्होंने विद्यार्थी के हित को देखते हुए एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है जिसका नाम है अभी क्लासेज। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं या आपके भाई बहन हैं जो आपसे बड़े हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, एक लक्ष्य भेदी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उनको सुझाव दें, बताएं उनके बारे में कि सर की क्लास लेके जरूर देखें। बिल्कुल निःशुल्क मैटर मिल रहा है यार, जहां से मिल रहा है लो, है ना। तो एक बार आप ट्राई करें, वहां पर जरूर देखें, काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो अपन ने बात की एक सामान्य परिचय के बारे में। अब अपन बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में भी। ठोस अवस्था क्या होती है, मेन चैप्टर अपना शुरू अब होगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है? अब बात आती है सर इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है ठोस अवस्था को? तो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है और पदार्थ की इस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। क्लियर? तो ये इसकी एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब बात आते हैं ठोसों के गुण। ठोसों के गुण क्या होंगे भी अपन ने देखो लिखाए थे, वो गुण अभी अपन ने लिखे थे ना इधर। ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। इनमें अंतराणुक आकर्षण अधिक होता है, जबकि अंतराणुक रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। अंतराणुक आकर्षण अधिक होने के कारण इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, यानी बहते नहीं है। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्लियर? तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? तो निश्चित क्यों होता है? अभी आपने देखा था कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्योंकि उनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है ना। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों, तो इसका आंसर अपन कैसे लिख सकते हैं? रट्टा नहीं मारना है।
रट्टा तो मारना ही नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपने को समझना है। तो कैसे समझेंगे इसको, देखो ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्योंकि इनमें अंतराणुक आकर्षण अधिकतम व अंतराणुक स्थान निम्नतम पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो कण है वो क्या होते हैं, निविड़ संकुलित होते हैं, तो इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अब आप कहोगे कि सर आयतन निश्चित होता है, सर निविड़ संकुलित क्या होता है, घबराना नहीं है, आगे पढ़ेंगे ये सब। ठोसों के जो कण है या ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, निविड़ संकुलित होते हैं, जिसकी वजह से उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात आती है कि ठोस के प्रकार, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठोस के प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अगर ठोसों के प्रकार की बात करूं तो ठोसों के प्रकार की अगर बात करें तो अपन दो प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से, एक तो आता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा आता है, क्रिस्टलीय ठोस। इसको अपन ऐसे अंतर में लिखाते चलूंगा ताकि आपको सीधा मैं उसी तरह से समझा भी दूं और अंतर भी आप लिख लोगे। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, दो प्रकार के ठोस होते हैं। और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, इनके बीच में अंतर जो है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर लिखिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनको अंतर के आधार पर मैं अंतर भी बताता जाऊंगा साथ में, ताकि समझाता भी जाऊंगा तो आपके अंतर भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। जनरली हम ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते हैं, पहले क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ाते हैं, फिर अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ाते हैं, फिर इनके अंतर लिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां अपन एक काम करेंगे कि इसको, क्योंकि नोट्स तो आपको लिखने हैं नहीं, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और अंतर में यहाँ पे आपको समझाता जाऊंगा और लिखाता जाऊंगा ताकि वो अंतर अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। दोनों टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और अंतर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। पहला जो गुण लेते हैं अपन वो लेते हैं आकार। पहला गुण कौन सा लेते हैं, आकार। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना, उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का आकार, या यूं कह सकते हैं ज्यामिति, कई जगह पे आपको यहां पर आकार की जगह पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ज्यामिति लिखा हुआ मिलेगा। ज्यामिति शब्द आ जाए तो भी घबरानी नहीं है, ज्यामिति लिखो चाहे आकार लिखो, आकृति लिखो, तीनों शब्द लिख लो चल जाएगा। आकार, आकृति, ज्यामिति, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा अंतर होता है लेकिन यहां चल जाता है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ज्यामिति की बात करें अपन, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होगी, अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होगी, अनिश्चित होगी, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सर क्रिस्टलीय ठोसों की, देखो आप कहोगे कि इसकी ज्यामिति निश्चित क्यों है जबकि इसकी ज्यामिति क्या है, अनिश्चित है। जबकि दोनों ठोस हैं तो ठोसों का आकार तो निश्चित होता ना, यहां अनिश्चित कैसे हो गया भाई, है ना, अनिश्चित कैसे हो गया। अब इसको समझना ध्यान से थोड़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनके अंदर अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। लगातार कणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति। अब इसको समझना, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि इसके अंदर अवयवी कणों की लगातार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी इस तरह से। कल की अगर रिपोर्ट की बात करें तो एक आसिंद की अगर मैं बात करूं, काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है कोविड को लेकर अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरे भिलवाड़ा जिले के अंदर सबसे अधिक केस जो है अपने आसिंद के अंदर ही आए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अपन लापरवाही बरत रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, खुद भी सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें। जितना अपन सतर्क रहेंगे उतना ज़्यादा अपने को फायदा है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से जो 18 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, तो उनको बिल्कुल सरकार जो है निःशुल्क कोविड का जो है वैक्सीनेशन कर रही है, टीके लगा रही है। तो बिल्कुल आप में से अगर कोई 18 वर्ष के हैं तो आप लगाएं, और नहीं है तो आपके जो भी मिलने वाले हैं आस पड़ोस में जो भी हैं उनको समझाएं। एक दूसरी क्या है कि इसको लेकर एक बहुत ज़्यादा अफवाह जो है, भ्रांतियाँ जो बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है, सब कुछ गलत है,
टीका बिल्कुल सही है, प्रभावी है, क्योंकि मैंने खुद ने भी कई लोगों को समझाया, तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि टीका लगाने से मृत्यु हो रही है, मर रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। ठीक है, टीका लगवाना है, इम्यूनिटी अपने को बढ़ानी है। देखिएगा, ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया है, इसमें मान लो कि मैं कण बना रहा हूं, जैसे मान लो कि ये ए बी इस प्रकार से एक अवयवी कणों की इसके अंदर एक क्या है, व्यवस्था है मान लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हो इसके अंदर की लगातार अवयवी कणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार हो रही है ना, रिपीट जो हो रहा है, कण की व्यवस्था लगातार चल रही है इस तरह से। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक ए बी से गिरा है और प्रत्येक बी किससे गिरा है, ए से गिरा है। अगर मैं ले लेता हूं, ये देखो, इस ए को देखो, ये चारों तरफ किससे गिरा हुआ है बताओ, किससे गिरा हुआ है, इधर देखो बी, इधर भी बी, इधर भी बी, इधर भी बी। यानी प्रत्येक ए बी से गिरा हुआ है और प्रत्येक बी किससे गिरा हुआ है, प्रत्येक बी ए से गिरा हुआ है। ये देख लो, इसको देख लो, चलो ये भी देखो, यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक बी किससे गिरा हुआ है, ऐसे गिरा हुआ है इस तरह से। तो ये इसमें आप देख सकते हो अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है ना, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। सर कैसे, देखो इधर इसको बना देता हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस रट्टा मत मारो, पढ़ाई करो। रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसको रटना है ही नहीं है। रटने की कोशिश करोगे कभी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल फोकस करो बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा क्या कि इमेजिनेशन, यानी आप जितनी ज़्यादा कल्पना कर सकते हो ना, आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी अधिक है इस चैप्टर का, आप उतना ही अच्छा समझ पाओगे। चलो इसके अंदर देखो, मैंने कंटिन्यू व्यवस्था लिखा ए बी ए बी ए बी ए बी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी जहां मर्जी वहां फिट हो गया, कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है ना। कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, यानी इसके अंदर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कैसे भी हो सकता है ये कण। इस तरह से आप देख सकते हो इसके अंदर कोई अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे मान लो मैं ये ए लेता हूं, देखो एक ए लेता हूं, कोई सा भी ले लो आप। ये मैंने ए लिया, इधर किससे गिरा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर किससे गिरा हुआ है, इधर कौन आ गया, बी आ गया। कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है, इधर मान लो मैंने ये भी ले लिया, कोई सा भी आप उठा के देख सकते हो इसके अंदर। इधर क्या है, बी, इधर क्या है, ए, इधर क्या है, ए, इधर क्या है, बी। यानी यहां पर कणों की कोई निश्चित व्यवस्था है ही नहीं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था, यानी ये जो मैंने बनाया एक प्रकार से अवयवी कण है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होने की वजह से इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती, जबकि इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अब ज्यामिति निश्चित है तो जाहिर सी बात है कि बंध क्या होगा, प्रबल होगा, इनमें बंध क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, तो बंध की बात करें परंतु इनका जो बंध होगा, बंध प्रकृति, इसमें कैसा होगा, प्रबल होगा, और इसमें कैसा होगा, दुर्बल होगा। इनमें बंध प्रबल है, इनमें बंध दुर्बल है। बात करते गलनांक और क्वथनांक की, जाहिर सी बात है कि आप सर कह दोगे कि सर इनका ज्यादा होगा, इनका कम होगा। लेकिन दूसरा शब्द और आता है, निश्चित है या अनिश्चित है। बर्फ है, बर्फ को आप जब गर्म करोगे कि निश्चित तापमान के ऊपर बर्फ क्या होगा, ठोस से द्रवावस्था में आएगा, है या नहीं है। इसका मतलब उसके लिए टेम्परेचर निश्चित है, तापमान फिक्स है भी, इतने तापमान पर गर्म करने के बाद वो ठोस से द्रवावस्था में आ जाएगा। इसका मतलब बर्फ क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक उच्च व निश्चित होते हैं, हाई एंड डेफिनेट। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न व अनिश्चित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, भले मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं वो चीज लिख लेना आप,
ठीक है, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च व निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न व अनिश्चित होते हैं, कम होते हैं और निश्चित नहीं होते। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि कब किस टेम्परेचर वो द्रवावस्था में आएगा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो वो चीज़ लिख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चित्र बना लिया इसलिए, क्योंकि इसको समझाने के लिए बार बार अपन बना नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ लिख लेना आप गलनांक और क्वथनांक के बारे में, कि इनका निश्चित और उच्च और इसका अनिश्चित और निम्न। तीसरा जो इनका गुण आता है प्रकाशिक गुण, जिसको अपन बोलते हैं देशिकता। ठीक है, कोई भी पदार्थ है जब उसके प्रकाशिक गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उस पर प्रकाश डाला जाता है कि वो प्रकाश की जो गुण है वो कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो कि परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, तो इनको समझने के लिए पदार्थ के ऊपर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से क्रिस्टलीय ठोसों में, इसमें इधर से अगर मैं देखूं मुझे कौन सी व्यवस्था प्राप्त होगी, देखना इधर ध्यान से। ये अगर मैं देख रहा हूं इधर, समझना ध्यान से, यहां पर ये देशिकता और विषम देशिक क्या होती है। देखो इधर मुझे व्यवस्था मिल रही है ए बी प्रकार की व्यवस्था मिली है ना। कौन सी मिली, ए बी प्रकार की व्यवस्था मुझे यहां पर मिली। अब मैं प्रकाश इधर डालता हूं इस तरह से, यहां से समझना ध्यान से, ये डाला मैंने, देखो इधर ये वाली, तो मुझे क्या मिल रही बताओ, इधर ये मिल रहे हैं मुझे केवल बी मिल रहे हैं, और ये मुझे क्या मिल रहे हैं, ए मिल रहे हैं। यानी इधर या तो व्यवस्था मिलेगी आपको बी या मिलेगी ए। तो बताओ क्या दोनों दिशाओं में इसके गुण समान प्राप्त हुए क्या प्रकाश डालने पर। इधर से आपने देखा तो कौन सा मिला आपको, कौन सा मिला, ए बी। इधर क्या मिला, या तो बी या फिर ए। यानी प्रकाश डालने पर दोनों दिशाओं में इसके जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे विषम देशिक। क्या बोलेंगे, विषम देशिक। तो इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम देशिक। मैं एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद पूरी टेबल बता दूंगा आपको, एक बार पूरी बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप, पूरी बना दूंगा, घबराओ मत। इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषम देशिक। ये समझ में आ गया कि विषम देशिक कैसे होंगे, क्योंकि दोनों तरफ आप देख सकते हो गुण आपको अलग अलग मिल रहे, तो ये कैसे हो गए आपके, विषम देशिक हो गए। कैसे हो गए, विषम देशिक। जबकि यहां आप देखोगे तो यहां अगर मैं प्रकाश डालता हूं इधर, तो यहां देखो आपको क्या मिल रहा है, ए बी दोनों मिल जाएंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। इधर से डालता हूं मैं यहां से, देखो तो यहां भी मुझे दोनों मिल रहा है, देखो बी ए आ गया ना, इधर भी ए भी आ गया और बी भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जब इसके पर अपन प्रकाश डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों पर, तो यहां पर क्या होगा, जब अक्रिस्टलीय ठोस पर प्रकाश डाला जाएगा तो यहां पर क्या होगा, दोनों दिशाओं में जो गुण है वो क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। तो समझ में आ गया देशिकता क्या होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में प्रकाश डालने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, विषम देशिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में दोनों दिशाओं में या भिन्न भिन्न दिशाओं में समान गुण प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। क्या होते हैं, समदेशिक। ठीक है, तो पहला अपन ने देखा ज्यामिति निश्चित, बंद, प्रबल, गलनांक क्वथनांक उच्च निश्चित, और देशिकता में कौन सा जाएगा, विषम देशिकता। इसमें क्या जाएगी, समदेशिकता। अगली आती है परास व्यवस्था। परास व्यवस्था, परास व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि कणों की व्यवस्था कैसी है। तो यहां आप देख सकते हो कि कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही। देखो ए बी, ऐसे लो ए बी, यानी कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको अपन बोलेंगे दीर्घ परास व्यवस्था, लंबी, चलते जाओ। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सी व्यवस्था है, दीर्घ परास व्यवस्था है। जबकि यहां अवयवी कणों की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही, देखो ए बी ए, यहां तक तो ठीक है, ए बी ए आ गया, देखो यहीं से बिगड़ गया ना। मतलब यहां अवयवी कणों की लगातार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लघु परास व्यवस्था हो गई। कौन सी हो गई, लघु परास व्यवस्था। ठीक है ना, ये हो गई आपकी लघु परास व्यवस्था। क्लियर। तो क्रिस्टलीय ठोसों में परास व्यवस्था कौन सी होती है, दीर्घ परास व्यवस्था, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सी होती है, लघु परास व्यवस्था होती है। कौन सी होती है, लघु परास व्यवस्था होती है। ठीक है, मिटा दे। चलो अब इसको आगे समझते हैं। और
इसी में मैं ये फिर से पूरा का पूरा लिखा दूंगा आपके कंप्लीट, एक बार टेबल बना के थोड़ा इसको अपन समझ लेते हैं। अगला जो आता है आपका वो आता है शीतलन वक्र, यानी ठोस है उनको आपने गर्म किया, बहुत गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, गर्म करते गए करते गए, इतना गर्म किया कि वो द्रव अवस्था में आ गए। क्रिस्टलीय ठोस भी लिया और आपने अक्रिस्टलीय ठोस भी लिया, आपने इतना गर्म किया कि वो किस अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में आ गए। अब आपको उसको करना है, ठंडा करना है। तो दो वक्र बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, इधर ये और इधर भी बना रहा हूं मैं इस तरह से, है ना। यहां पर ये है द्रव अवस्था में और इधर लिख रहा हूं मैं ये समय, यहां पे भी लिख देता हूं मैं ये द्रव अवस्था में है और यहां लिख देता हूं मैं समय, ठीक है। इधर ये लिख रहा हूं मैं तापमान, इधर यहां पर लिख रहा हूं मैं तापमान। यहां पर ये द्रव अवस्था में है यानी तापमान उच्च है बिल्कुल अभी। अब मैं क्या करता हूं, क्रिस्टलीय ठोस है मेरे पास कोई भी, उसको मैं ठंडा करता हूं, जैसे पानी है, ठीक है। बर्फ था, बर्फ क्या है, ठोस है, मैंने बर्फ को गर्म किया, उससे क्या बन गया, जल बन गया, द्रव बन गया ना। अब मैं उस द्रव को क्या कर रहा हूं, फिर से ठंडा कर रहा हूं। तो जब अपन क्या करेंगे, इस द्रव को क्या करता हूं मैं, ठंडा करता हूं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ेगा तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है। एक अवस्था ऐसी आएगी जब तापमान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी यहां पर ठोस और द्रव किस अवस्था में होंगे, साम्य में होंगे। और जैसे ही ये द्रव ठोस में बदलेगा तापमान तुरंत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। जब इसको अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो समय के साथ साथ तापमान कम होता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस और द्रव किस अवस्था में होते हैं, साम्य में होते हैं। यानी यहां पर ठोस द्रव साम्य स्थापित हो जाता है, ठोस द्रव साम्य, ठीक है। इस दौरान ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जैसे ही ये जो द्रव है ठोस अवस्था में बदलता है पूरी तरह से, तापमान तुरंत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये वक्र ऐसे बनेगा। तो क्या ये वक्र कंटिन्यू है क्या, नहीं है। जबकि यहां पर क्या होगा कि जब इनको ठंडा करेंगे तो समय के साथ लगातार इनका तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस तरह से। कोई बेरिसेंटर है ही नहीं, कोई ऐसी अवस्था आएगी नहीं, लगातार टेम्परेचर कम होता ही जाएगा, कंटिन्यू, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो वक्र देखो इस तरह से बना, जबकि इसके अंदर कंटिन्यू बना। तो अब मैं कहूं बताओ इसमें सतत कौन सा और असतत कौन सा है। तो आप कहोगे सर ये तो कंटिन्यू बना, तो ये सतत है, कंटिन्यू बन गया, और ये असतत है। इसका मतलब शीतलन वक्र की बात करें क्रिस्टलीय ठोसों में, तो इनके अंदर शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। कैसा होता है, असतत। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अगर मैं शीतलन वक्र की बात करूं तो ये कैसा होता है, इनके अंदर सतत शीतलन वक्र होता है। कौन सा होता है, सतत शीतलन वक्र होता है। क्लियर। तो शीतलन वक्र के बारे में समझ में आ गया कि कैसा होता है सतत और असतत कैसा होता है। रट्टा नहीं मारना है, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सतत किसमें होता है, सतत किसमें होता है, अंतर आपसे पूछे जाएंगे और अंतर में चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं पूरी की पूरी, है ना। इसको एक बार मैं फिर से शेयर कर लेता हूं, ये थोड़ा क्या वक्र को लेकर है ना। चलो शीतलन वक्र हो गया। चलो अगला गुण अपन बात करते हैं आपके विदलन को लेकर। विदलन का मतलब होता है काटना। विदलन का मतलब क्या होता है, काटना। विदलन, जब क्रिस्टलीय ठोसों को काटा जाएगा, ठीक है, तो इनसे एक समतल सतह प्राप्त होती है। समतल कह सकते हो या चिकनी सतह कह सकते हो, ठीक है। समतल या चिकनी सतह प्राप्त होती है। इसका मतलब विदलन का गुण दर्शाता है, ध्यान रखना, विदलन का गुण दर्शाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब काटा जाएगा, तो अक्रिस्टलीय ठोसों को जब काटा जाता है तो इनसे खुरदरी सतह प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, खुरदरी सतह। इसका मतलब विदलन का गुण नहीं दर्शाता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर एक समतल चिकनी सतह प्राप्त होती है, अर्थात ये विदलन का गुण दर्शाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर एक खुरदरी सतह प्राप्त होती है, जिसे अपन कह सकते हैं कि विदलन का गुण नहीं दर्शाता है, विदलन का गुण नहीं दर्शाता है। कोई दिक्कत, क्लियर, कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं अपन प्रकृति।
प्रकृति में अगर मैं कहूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस, बिल्कुल जो ठोस होते हैं वैसे ठोस होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनको अपन बोल सकते हैं आभासी ठोस। ठोस है नहीं, ठोस जैसे हैं, आभासी ठोस कह सकते हो या छद्म ठोस कह सकते हो, छद्म ठोस कह सकते हो, छद्म ठोस, या इनको और कहते हैं अतिस्थितित द्रव, अतिस्थितित द्रव भी इनको कह सकते हैं। अतिस्थितित द्रव या आभासी ठोस या छद्म ठोस कहते हैं। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनको क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। अगली बात करते हैं अपन, इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, इनका उदाहरण जैसे मान लो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी जो लवण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, है ना, और आपके जैसे बर्फ H2O ये हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। जबकि इसके अंदर कौन आ जाएगा, आपका रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर। तो ये एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का अपन ने एक परिचय अपन ने देखा था कि कैसे क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा कि समतल कैसे दर्शाएगा या खुरदरा कैसे होगा काटने पर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं कणों की व्यवस्था की बात करूं इसके अंदर इस तरह से, तो ये एक कणों की निश्चित व्यवस्था है इसके अंदर, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। तो इस तरह से अगर मैं काटूंगा तो मुझे इस तरह की सतह प्राप्त होगी ना, बिल्कुल समतल। जबकि इसके अंदर तो ऐसे कोई कण, ऐसी जगह भी होगी जहां कण होगा ही नहीं, तो सतह आपको किसी मिल जाएगी, खुरदरी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब इनकी एक मैं सारणी बना देता हूं, टेबल बना देता हूं कंप्लीटली अंतर के साथ, ताकि वो आप उसको उतार लो, है ना। चलो एक पूरी टेबल जो भी अपन ने देखा था उसको मैं एक व्यवस्थित तरीके से बना रहा हूं, कंप्लीट। और साथ में के साथ में रिवाइज करते रहें मेरे साथ अभी। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो इधर सबसे पहले यहां लेता हूं मैं गुण, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं गुण, और यहां इधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा और ध्यान में रहेगा आपको। सॉरी, क्रम संख्या, है ना, ताकि यदि भी आपको ध्यान में रहे कि कितने गुण आपने लिखे। गुण हो गया, इधर लिख देता हूं मैं क्रिस्टलीय ठोस। ओहो, क्रिस्टलीय ठोस, और इधर लिख देता हूं मैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब अपन इनके एक एक बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्रम संख्या 1 यानी पहला गुण इसका लिखते हैं अपन, ज्यामिति। यही आपके अंतर होंगे। अब पहला गुण ज्यामिति, बताओ क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होगी। आप कहोगे सर निश्चित, अभी पढ़ा था। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों की कैसी होगी, आप कहोगे सर अनिश्चित होगी। कैसी होगी, अनिश्चित। अगला दूसरा गुण गलनांक, क्वथनांक। आप कहोगे सर इनका उच्च व निश्चित, अभी अपन ने पढ़ा था, उच्च व निश्चित। इनका क्या हो जाएगा, निम्न व अनिश्चित, निम्न व अनिश्चित। ठीक है, तीसरा मैं जैसे मान लो कि मैं कह देता हूं देशिकता। बताओ कैसे, कि आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले ही पढ़ने पड़ा था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते कैसे होते हैं, विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम देशिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। चौथा गुण शीतलन वक्र। ठीक है, बताओ कैसा था। आप कहोगे सर अभी देखा था, कैसा होता है, असतत। शीतल वक्र कैसा होता है, असतत। जबकि इनके अंदर कैसा होता है, सतत होता है।
कैसा होता है? सतत। नंबर 5 परास व्यवस्था। अभी आपको सर थोड़ी देर पहले देखी थी परास व्यवस्था कैसी थी, इनके अंदर दीर्घ परास व्यवस्था थी। कैसी थी? दीर्घ परास व्यवस्था। जबकि इनके अंदर कौन सी थी? लघु परास व्यवस्था। कौन सी थी? लघु परास व्यवस्था। नंबर 6 में जैसे अगर मान लो अपन क्या ले लें, इनके प्रकृति ले लो। प्रकृति में ये कैसे होते हैं बताओ? वास्तविक ठोस। कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस। जबकि ये कैसे होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। नंबर 7 देखो, प्रकृति में भी ये ठोसों के समान होते हैं बिल्कुल, और वो कैसे होते हैं? आभासी ठोस कह सकते हो, या छद्म ठोस, या अतिस्थित द्रव भी अपन कह सकते हैं। ठीक है। 7वां गुण अपन क्या ले सकते हैं? विदलन ले लो। विदलन यानी काटने पर कौन सी सतह प्राप्त होगी इसके अंदर बताओ? काटने पर इसके अंदर कौन सी सतह प्राप्त होगी? समतल। ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, विदलन का गुण दर्शाता है ना। विदलन की जगह क्या लिख सकते हो? दर्शाता है, या समतल लिखो, और इसमें क्या लिखोगे? खुरदरा। खुरदरा यानी लिख सकते हो नहीं दर्शाता है। और जैसे नंबर 8 अपन ले लेते हैं, बंध की प्रकृति। ये भी ले सकते हैं ना। इनके अंदर कौन सा बंध होता है? प्रबल बंध। इनके अंदर कौन सा होता है? दुर्बल बंध। और क्या ले सकते हैं? 8 तो हो गए। चलो 9वें में आप ले लो उदाहरण, है ना। उदाहरण भी मैंने बताए थे, तो उदाहरण आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से कम ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं। बहुत ही इजी है, रट्टा नहीं मारना है, बहुत नॉर्मल है। रट्टा मारोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। क्लियर? मिटा दें। चलो अब जो जनरली क्वेश्चन आता है कई बार कि जो कांच है उसको अतिस्थित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं, क्यों? देखिए, आज जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, यहां से 2 क्वेश्चन जो ज्यादातर पॉपुलर पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। बार बार 2 क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, क्यों? ठोसों का आयतन निश्चित होता है, क्यों? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं, क्यों? कांच को अतिस्थित, कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं, क्यों? तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। और चौथा क्वेश्चन जो आपको बनेगा कि आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण दिए होंगे और उनमें आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को अलग करना होगा, छांटना होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय को, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों को अलग कीजिए, पृथक कीजिए। ठोसों को पृथक कीजिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यहां से 4-5, पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार से बन सकता है कि ठोसों के गुण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठोसों के गुण लिखिए। ठीक है। एक क्वेश्चन जो पॉपुलर घुमा के पूछा जाता है कि एक ठोस है, कोई ठोस पदार्थ जो है
जिनके गुण जो है, प्रकाशिक गुण जो है सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होते हैं और वो विदलन का गुण दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे है उसको लिख ही देता हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन जो वो भी पूछा जाता है, एक पदार्थ जिसके प्रकाशिक गुण सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित नहीं होते हैं, क्या यह विदलन का गुण दर्शाएगा? क्या यह विदलन का गुण दर्शाएगा? ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आज जो अपन ने पढ़ा है, आज का टॉपिक इस तरह के क्वेश्चन उससे बनते हैं। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर क्लास को अपन एंड करते हैं। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, क्यों मैंने अभी बताया था। ठीक है, क्योंकि ठोसों में अभी भी कण क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, अंतराणुक रिक्त स्थान क्या होता है, निम्नतम, और अंतराणुक आकर्षण क्या होता है, अधिकतम होता है, जिसके कारण उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा क्वेश्चन, कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कांच को अतिस्थित द्रव कहा जाता है क्यों? ठीक है, देखो कांच क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है और इसमें द्रव के समान मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। आप कहोगे सर कांच बहता कहां है? अगर आपने देखा होगा पुराने जो भवन हैं, पुराने जो महल हैं, अगर आप कभी भी जाओ राजा महाराजाओं के, तो वहां पर जो आपने देखा होगा कि जो खिड़कियां जो होती है, खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं, वो कांच आप देखना कि ऊपर से क्या होते हैं, पतले, और नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण कांच क्या हुआ, गर्म, और धीरे धीरे इतने सालों में धीरे धीरे पिघलेगा। जैसे मान लो ये कांच पिघलेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ बहेगा, तो धीरे धीरे बहने की वजह से कांच नीचे से क्या हो गया, धीरे धीरे बहकर क्या हो गया, नीचे की तरफ एकत्रित हो गया। ठीक है, इसलिए यह यहां से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है इस तरह से कि पुराने जो महल है या पुराने बिल्डिंगों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं क्यों? यह भी क्वेश्चन बनता है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं क्यों? ठीक है, तो इन दोनों का आंसर इसी में छिपा हुआ है। कांच को अतिस्थित द्रव कहते हैं क्यों, और पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं क्यों? इसका आंसर दोनों में इसमें मिल जाएगा। देखो कांच क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव के समान मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है। द्रव के समान मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कांच को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। जब द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाएगा, अतिशीतित, शीतित का मतलब क्या था, शीतलन वाला ठंडा करना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, पुरानी इमारतों में क्या होता है कि सूर्य के उच्च ताप के कारण कांच क्या होता है, धीरे धीरे पिघलकर क्या होता है, नीचे की तरफ एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से उन इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर भी मैंने बताया था, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को पृथक कीजिए। वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन का टाइप बता दिया। ठीक है, यहां आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे, मिक्स में दिए होंगे, नाम दिए होंगे, आपको अलग करना होगा कि ये क्रिस्टलीय और ये अक्रिस्टलीय। किताब के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पदार्थ जिसके प्रकाशिक गुण सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित नहीं होते हैं, यानी सभी दिशाओं में समान गुण नहीं है, अलग अलग है, क्या ये विदलन का गुण दर्शाएगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि एक पदार्थ जिसके प्रकाशिक गुण सभी दिशा में समान प्रेक्षित नहीं होते, नहीं सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं, अलग अलग आते हैं, यानी ये कैसा हो गया, विषमदेशिक हो गया। और विषमदेशिक ठोस कौन सा होता है आपका, क्रिस्टलीय ठोस। बताओ क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा? तो ये कह रहा है क्या ये है विदलन का गुण दर्शाएगा, तो बिल्कुल दर्शाएगा, वह विदलन का गुण दर्शाएगा। और अगर आपसे बोले कि ठोस का प्रकार क्या होगा, तो ठोस का प्रकार क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो जनरली यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और इस चैप्टर का बेसिक आज अपन ने देखा है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की किसी टॉपिक में कोई समस्या अगर आपको आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर कमेंट कीजिए। और ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलें बंद हैं, कोचिंग वगैरह बंद है, एक ऑनलाइन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप घर पे बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो।
ये प्रमोट के चक्कर में ना रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना, प्रमोट अगर सरकार करे तो आपका अंदर का आपका जो टैलेंट है उसको खोखला करे, आपके भविष्य को खोखला कर रही है। सरकार की भी मजबूरी, वो बात अलग है, लेकिन आपको खुद को सतर्क रहना है कि आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। पढ़ाई डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है। कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है, पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लो कि यार पढ़ाई तो करनी है, घर पे बैठे अच्छी बात है, करो, पढ़ाई करो, अनावश्यक बाहर निकलना नहीं है, हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो इसके नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू वहां पर आपको साल भर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई सूचना हो या कोई स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट पेपर हो, जो भी है वो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहेगी। बायोलॉजी की क्लासेस चल ही रही है, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो ही गया है, सेकंड पार्ट भी 2 या कल परसों अवेलेबल हो ही जाएगा आपको, तो कंटिन्यू देखते रहना है। आपको फिजिक्स की क्लासेस भी आने लग जाएगी। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल आप नीचे आप पट्टी में देख सकते हो कि वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर मैसेज डालिए। आप आराम से अनावश्यक मैसेज नहीं डालना है, जो जाहिर सी मान लो आपका जो वास्तव में कोई क्वेश्चन हो वही डालना है आपको। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं तक, विदा लेते हैं, धन्यवाद।